आयोजक हैं नवीनाथ युवा मंडल शहडोल। समाज वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे लंबे लंबे विहार, और वो विहार मैं समझता हूँ बहुत ही लंबा हुआ, क्योंकि पहला विहार तो नैनागिर से लेकर के सम्मेद शिखर जी का 1000 किलोमीटर का लगभग रहा। चतुर्मास गर्मी और चतुर्मास के प्रवास के बाद लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर कलकत्ते का विहार हुआ। वहाँ से 500 किलोमीटर उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी अपने आप में सिद्ध भूमि है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी थोड़ी सी की थी। और ऐसी सिद्ध भूमि है जहाँ पर उस निर्माण स्थली पर उस समय रहने वाले सम्राटों ने, परंपरा से आने वाले सम्राटों ने, जैन सम्राटों ने, उस राजघराने की महारानी ने विशेष रूप से मुनियों के प्रवास के लिए, साधना के लिए उस पहाड़ी भाग में बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई। और गुफाओं में भी बैठ करके हम लोगों ने देखा, इतना ध्यान रख करके उन गुफाओं को तैयार कराया गया कि उजाला वगैरह आने के स्थान, हवा उजाला आए। यहाँ तक कि विश्राम करने के लिए किस तरीके से स्थान तैयार किया जाए, बैठने के स्थान। बारिश का पानी भी यदि आ रहा है और पहाड़ी भाग से निकल रहा है, तो उस पानी को निकलने के भी रास्ते ऐसे बनाए गए जिससे गुफाएं प्रभावित ना हो। इस तरीके से दूरदर्शिता से खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाएं बनी, और वो पुरातत्व की अनमोल धरोहर मानी जाती है। संरक्षण वहाँ पर है। जैन तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। कुमारी पर्वत के नाम से शास्त्रों में उसका उल्लेख आता है। इस तरह से ये खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों की बात है। 1 सप्ताह आचार्य ने वहाँ पर प्रवास किया। कटक से जैन समाज आकर के, कटक वहाँ पास में ही है, और वहाँ पर सभी लोगों ने अपने आहारचर्या आदि आदि संपन्न कराई, और उदयगिरी खंडगिरी से पुनः विहार प्रारंभ हुआ। और विहार करते 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 मध्य प्रदेश के भाग में, उस समय मध्य प्रदेश था, उड़ीसा चल रहा था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ का उस समय कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था। तो सबसे पहले नवापारा राजिम स्थान मिला। वहाँ पर भी आचार्य का प्रवास हुआ, समाज थी, प्रवचन आदि का लाभ लिया लोगों ने, और लगभग 4-5 दिन, 5-7 दिन रुक करके वहाँ से बिहार हुआ। वहाँ से बिहार हुआ तो रायपुर के लिए आचार्य का बिहार हुआ। फाफाडीह स्थान में रुके, और एक बहुत बड़ा प्रवचन आचार्य का सार्वजनिक जैन जैनेतरों के बीच में मालवीय चौक पर हुआ। रामायण के संदर्भ को, राम सीता के संदर्भ को लेकर के हुआ। बहुत ही प्रभावकारी जैन जैनेतरों के बीच में वो लगभग 1.25 से लेकर 1.5 घंटे तक का प्रवचन, ऐसा बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था। उसका संकलन किया गया, प्रिंट भी है वो प्रवचन। रायपुर में भी लगभग 8 दिन रुकने के बाद आचार्य का विहार होते होते भिलाई सेक्टर 6 में लगभग 4-5 दिन रहे, और वहाँ एक मंदिर बना। वहाँ सामूहिक सभी समाजों के मंदिर बनते हैं, तो उसमें एक जैन मंदिर था, सेक्टर नंबर 6 याद है। वहाँ पर भी आचार्य 2-3 दिन रुक करके फिर वहाँ से दुर्ग के लिए विहार किया। वहाँ से विहार करके आचार्य राजनांद गांव आए। राजनांद गांव में लगभग 28 या 30 दिन के अंदर अंदर 28 दिन लगभग आचार्य का प्रवास रहा। वहाँ पर भी इसी तरह से धर्म प्रभावना हुई, और फिर संघ में त्यागी वृत्तियों का जुड़ाव बढ़ता गया। गृहस्थ अपने नियम व्रत लेते गए, और नई पीढ़ी के बच्चे धर्म से प्रभावित होते गए, और 2-3 बालक बालिका वहाँ पर सम्मिलित हुई राजनांद गांव में। एक तो आरिका संघों में उज्ज्वलमती नाम है, वो सम्मिलित हुई थी। एक प्रशम सागर जी उनका नाम था, तो ऋषभ भैया करके थे, वो सम्मिलित हुए थे।
राजनांद गांव में ही सम्मिलित हुए। और अभी प्रमाण सागर जी महाराज जी हैं, ये भी राजनांद गांव में आकर के ही संघ में सम्मिलित हुए थे। हालांकि हजारीबाग में रहते, हजारीबाग उनका मूल स्थान था, लेकिन उस समय वो अपने ननिहाल में दुर्ग में रुके हुए थे, वहीं पर पढ़ाई वगैरह करते थे। तो आचार्य श्री का प्रवास मिला, हम लोगों का सानिध्य मिला, चर्चा वार्ता मुझसे बहुत ज़्यादा होती रहती थी। चौके वौके भी लगाए बालक बालिकाओं ने, धीरे धीरे प्रभावना बढ़ती गई। दुर्ग का समय मिला, राजनांद गांव आना जाना हुआ, तो फिर संघ में सम्मिलित होने का निवेदन किया और आचार्य श्री ने संघ में सम्मिलित भी किया। इस तरह से संघ भी बढ़ता गया और आचार्य श्री का फिर विहार भी हुआ। उसके पहले योग सागर जी महाराज जी भी बहुत लंबा विहार करके संघ में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि मल्ली सागर जी को ईसरी में सम्मित शिखर जी की वंदना करनी थी, तो आचार्य श्री का विहार हो गया था। उस समय नियम सागर जी, चेतन सागर जी और सरल सागर जी भी एक तरह से वंदना आदि के निमित्त से और विहार करके आचार्य श्री के आशीर्वाद से वो वहाँ पर रुक गए थे, क्योंकि उनको भी विहार करना था अलग से। और मल्ली सागर जी को सम्मित शिखर की वंदना करनी थी, तो वो भी रुके, लेकिन आसपास के इलाके की भी वंदना करनी थी। अब वो इलाका भी बिहार का, अब आप लोग जानते तो हो, देखते हो, उतना अनुकूल नहीं रहता है संघों के लिए। फिर भी व्यवस्थाओं से और अपने तरीके से वंदनाएं हो जाती हैं। तो आचार्य श्री के मन में भी भाव था कि विभिन्न क्षेत्रों की वंदना करेंगे, कोई साथ हो तो बहुत अच्छा। योग सागर जी महाराज जी की भी भावना रही कि वंदनाएं भी हो और आचार्य श्री का संकेत भी मिला, तो योग सागर जी महाराज जी ने फिर वंदनाएं वगैरह सब भी कराई। और जब वंदना वगैरह हो गई संपन्न, तो फिर आचार्य श्री का संकेत मिला, तो योग सागर जी विहार करते हुए राजनांद गांव में पहुँचे। फिर संघ का विहार आगे बढ़ता गया। वहाँ से गोंदिया और ये करते हुए छोटे छोटे ग्राम बालाघाट, पिंडरी वगैरह होकर के जबलपुर आना हो गया। और ग्रीष्मकालीन जो महावीर जयंती और वाचना का प्रसंग बनता है, वो जबलपुर मड़िया जी में आकर के संपन्न हुआ। ग्रीष्म काल में आचार्य श्री का प्रवास हुआ, महावीर जयंती की रूपरेखा बनी, शहर से महावीर जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वापस मड़िया जी में विराजमान हुए और ग्रीष्मकालीन वाचना की रूपरेखा तैयार हुई। वाचनाओं में पहली वाचना सागर में संपन्न हुई, दूसरी वाचना जबलपुर मड़िया जी में संपन्न हुई, तीसरी वाचना पुनः सागर में संपन्न हुई। नैनागिर के चतुर्मास के बाद ईसरी और सम्मित शिखर जी का जो प्रवास रहा, ईसरी में ग्रीष्म काल तो हुआ, लेकिन जिनेन्द्र वर्णी की संलेखना के कारण ग्रीष्मकालीन वाचना नहीं हुई। सामान्य से शिक्षण शिविर वहाँ पर उस इलाके की समाज को, सराक बंधुओं को लाभ देने के लिए शिविर लगे, बाकी वाचना वहाँ पर नहीं हुई। ये चौथी वाचना पुनः जबलपुर मड़िया जी में हो रही थी और वाचना का क्रम षटकर्णागम स्वाध्याय का क्रम जो रहता है वो प्रारंभ हुआ। और इसी में एक संदर्भ और बना, 3 जून 1984 का समय था, सन 84 ही चल रहा था। 3 जून 84 को एक समाचार आया कि आरिका समयमती माता जी की संलेखना संपन्न हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही समाचार आया तो संघ को प्राप्त हो गया। आरिका समयमती माता जी आचार्य श्री की गृहस्थ जीवन की माँ थी, श्रीमंती जी, और उन्होंने आरिका दीक्षा आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से ली थी, तो उस समय उनका नाम आरिका समयमती जी रखा गया था। उस समय उनका बिहार राजस्थान में ही हो रहा था। बिहार होते होते सीकर जिले में रानौली के पास कोछोर ग्राम में वो रुकी हुई थी और साधना भी उनकी चल रही थी, स्वास्थ्य भी उन दिनों में कुछ उनका अनुकूल नहीं था। तो लगभग 15 दिन पहले से तो उन्होंने अनाज वगैरह का त्याग कर दिया था और त्याग का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 3 जून का महीना था, 3 तारीख थी, 3 जून 1984 का समय था
प्रातःकाल लगभग 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास, और उनकी संलेखना संपन्न हुई। सौभाग्य उनको उस समय मुनि महाराज के निर्देशन का भी मिला। उस समय कोछोर ग्राम में मुनि महाराज विजय सागर जी विराजमान थे। विजय सागर जी कौन थे? आचार्य ज्ञान सागर जी से जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी और जिनका नाम विनय सागर जी रखा गया था। ज्ञान सागर जी के शिष्य थे। क्षुल्लक दीक्षा ज्ञान सागर जी से ली और उनका नाम विनय सागर जी था। और उन्हीं ने ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि होने के बाद में ज्ञान सागर जी महाराज जी के ही दूसरे शिष्य मुनि विवेक सागर जी, जो आचार्य कल्प विवेक सागर जी के नाम से जाने जाते गए, तो उनसे उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। और मुनि दीक्षा में उनका नाम विनय सागर की जगह विजय सागर जी रखा गया था। मुनि विजय सागर जी उस समय कोछोर में विराजमान थे। उनकी उपस्थिति में नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए सजगता के साथ आर्यिका समयमती माता जी की संलेखना संपन्न हुई थी। ये समाचार आचार्य संघ में समाज बंधुओं के द्वारा वहाँ आया हुआ था। हम सभी को समाचार मिला तो परिणाम तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। आचार्य को भी समाचार मिला। आचार्य तो बहुत उत्कृष्ट भावों में रहते हैं, फिर भी संघ को समाचार मिला, चर्चाएं हुई, समाज बंधुओं ने भी अपनी भाव वगैरह संघ में रखे और दिन निकल गया। जानकारी सभी को मिली। कोछोर ग्राम राजस्थान में था, सीकर जिले में रानौली के पास में है। आज वहाँ पर समाज ने बहुत अच्छे तरीके से स्मारक भी बनाया हुआ है और वो संदर्भ 1984 में हम लोगों के सुनने में आया, ख्याल में आया। 1984 में आचार्य के उस प्रवास में विशेष रूप से समाज श्रेष्ठियों के साथ वाचना के दौरान विद्वान और स्थानीय साहित्यकार भी आचार्य से जुड़ते गए। और स्थानीय साहित्यकारों में समझ लीजिए कि विशेष रूप से प्रेस के संपादक वगैरह और सुरेश सरल जी, जिनका नाम सभी जानते हैं, आचार्य के ज्ञान से पहले से ही प्रभावित थे और उन्होंने बाकायदा एक जैनी श्रावक होने के नाते गुरुवर के पास आकर के धर्म लाभ लेना शुरू किया। आचार्य की साहित्यिक विधा से प्रभावित थे। काव्य कविताएं सभी आचार्य से सुनते रहते थे और आचार्य भी योग्य पात्र को देख करके लाभ देते ही देते हैं। वो पूछते भी रहते थे क्या चल रहा, तो जो भी लेखन चलता था उसकी चर्चा भी होती थी। और समय समय पर एक दो ऐसी संगोष्ठियां भी रखी गई जिसमें शहर के जो साहित्यकार हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई, आचार्य ने, संघ के महाराजों ने अपनी रचनाएं सुनाई। काव्य का आनंद, साहित्यिक विधाएं, भारतीय संस्कृति की ये सभी बातें उन संगोष्ठियों में रखी गई। और सुरेश सरल जी बराबर अपनी भूमिका के अनुसार लोगों को जोड़ते रहे। समाज बंधु भी अपना लाभ लेते रहे, पूजा पाठ के रूप में, विधानों के रूप में, कहीं ये कार्यक्रम, कहीं वो कार्यक्रम, कहीं ये शिलान्यास करा दो गुरुवर, कहीं यहाँ निर्वाण करना है। आशीर्वाद मिलता गया। कमेटी वालों का उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि गुरुवर के आशीर्वाद से दान पुण्य समाज से होता रहा और उनकी योजनाएं आगे बढ़ती गईं। सभी के सभी तरह से काम अच्छे से संपन्न हो रहे थे। गर्मी तो बहुत पड़ती है, गर्मी की प्रतिकूलता भी मड़िया जी जैसे स्थान में बहुत रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि ज्ञानाराधना का शिविर चल रहा है तो लोग बहुत उत्सुक होकर के लाभ लेते रहे। संघ स्वाध्याय में अच्छे रूप में सम्मिलित होता रहा। होते करते आचार्य के मन में ये सब भाव बनते गए और लेखन के रूप में, काव्य कविताओं के रूप में तो लेखन चल ही रहा था और कई रचनाएं प्रकाशित होकर के सामने आ ही रही थीं। तोता क्यों रोता, या समझ लीजिए डूबो मत लगाओ डुबकी भी, ये काव्य संग्रह आचार्य के प्रकाशित हो चुके थे समय समय पर। मूक माटी जैसी चर्चा
आचार्य श्री के मन में चिंतन के रूप में चल रही थी। और जिस समय प्रवास चल रहा था, मध्य प्रदेश का भाग, वर्तमान तो अभी छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव के प्रवास में वहाँ के जो कॉलेज के लेक्चरर वगैरह आए, उनसे जो साहित्यिक चर्चाएं हुई, तो पूछताछ करने पर चर्चाओं में उन्होंने भी आचार्य श्री को पूछा कि आचार्य श्री कोई खंड काव्य या प्रबंध काव्य जैसा कुछ आपने लिखा है क्या? तो आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा तो इस रूप में नहीं लिखा, पर लेखन के रूप में काव्य संग्रह हैं, कविताएं भी हैं, कुछ लंबी कविताएं भी, बड़ी कविताएं भी हैं, सभी देखी, पसंद की, बहुत रुचिबंत हुई, बहुत अच्छी श्रद्धा से आते थे। और हम लोग देखते थे कि जब वो आके बैठते थे, बात करते थे, तो साहित्य के क्षेत्र में आचार्य श्री बहुत गहरी गहरी चर्चाएं करते थे। और वो स्वयं अपने साथियों के साथ आकर के घंटों घंटों मतलब धर्म की चर्चा करना, साहित्य की चर्चा करना, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं करना, ये सब जुड़े हुए थे। तब आचार्य श्री के मन में जैसा भी भाव रहा हो, मैं समझता हूँ सम्मेद शिखर का प्रवचन बीज रूप में तो था ही, यहाँ यदि चर्चाओं में ये बात आ गई तो भी आचार्य श्री का मानस बना होगा कि कुछ बड़े रूप में लिखा जाना चाहिए। और आगे बढ़ते बढ़ते मड़िया जी में आकर के जब वो उसी माटी की कविता को आचार्य श्री ने आगे बढ़ाना शुरू किया, और कविता दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही मतलब उद्देश्यपूर्ण लग रही थी, तो सभी के मन में बहुत भाव आ रहे थे कि आचार्य श्री की तरफ से कोई अच्छा बड़ा काव्य, प्रबंध काव्य या कुछ ऐसा लिखा जाए। आचार्य श्री के मन में ऐसा कुछ था नहीं, जितना भाव है उतना प्रकट कर देते, लेकिन फिर भी साहित्य साधना के रूप में आचार्य श्री का चिंतन चल रहा था। और उसको मूर्त रूप देने में या उसे एक तरह से भावों में लाने में मड़िया जी का स्थान एक निमित्त कारण बना। और मड़िया जी में मूक माटी को मूक माटी के रूप में लेखन करने की शुरुआत आचार्य श्री ने कर दी। उसका उल्लेख स्वयं गुरुवर ने अपनी लेखनी में किया है। जैसे कि उपसंहार में या भूमिका में आचार्य श्री इस बात को बार बार बताते कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चिंतन मंथन चलता रहता था, ये विचार, पर मड़िया जी में मुझे लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको एक अच्छा रूप देना चाहिए। तो मड़िया जी में वो गर्मी का वातावरण आचार्य श्री को अनुकूल लगा, साहित्यिक वातावरण था, उसी में आचार्य श्री ने उसकी शुरुआत कर दी। और इस तरह से एक संकल्प रूप में या साहित्य साधना के रूप में मूक माटी का बीजारोपण हो गया। जीवन यात्रा के वृत्तांतों में निरंतर सुनते रहेंगे। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,